नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूँ शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात अफ़गानिस्तान की। 170 लोगों की जान लेने वाले खुदकश हमलों के बाद काबुल एयरपोर्ट के पास आज एक घर पर रॉकेट से हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला इतवार की शाम एयरपोर्ट के मशरिक़ में रिहायशी इलाके खाजे बुगरा में हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग ज़ख्मी हैं। मुतासरीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अफ़गान पुलिस के मुताबिक रॉकेट एयरपोर्ट के नॉर्थ ईस्ट इलाके में गिरा। अफ़गानिस्तान की वजारत सेहत से जुड़े ज़राए ने धमाके की तस्दीक की है। अमेरिका के बाद तालिबान ने भी काबुल एयरपोर्ट पर हमले का ख़तरा बताया था। एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कहा था कि काबुल एयरपोर्ट पर आईसिस के हमलों का अंदेशा बहुत ज़्यादा है। साथ ही लोगों से कहा कि वो एयरपोर्ट पर नहीं जाएं। वहीं तालिबान ने एक वीडियो जारी कर यह दावा भी किया था कि पंजशीर के लड़ाके तालिबान के तहत वफादारी का अहद कर चुके हैं और जल्दी पूरे पंजशीर को तालिबान के दायरे में ले लिया जाएगा। दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन ने इंतबाह दिया था कि अगले 24 से 36 घंटों में काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमला हो सकता है। बाइडन ने कहा था कि हालात बेहद ख़तरनाक हैं और एयरपोर्ट पर ख़तरा काफ़ी बढ़ गया है। इसके बाद अमरीकी एम्बेसी ने लगातार तीसरे दिन काबुल एयरपोर्ट पर हमले के खतरे का अलर्ट जारी किया था। अमेरिका ने ताज़ा वार्निंग में अपने शहरियों से कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों से फौरी हट जाएं। बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर खतरे को लेकर अमेरिका ने पहले अलर्ट जुमेरात के रोज़ जारी किया था और उसी दिन शाम को आईसिस खुरासान ने एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। इस हमले में 13 अमरीकी फौजियों समेत 170 लोगों की जान गई थी। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जुमेरात को हुए ब्लास्ट में अफगानिस्तान की 2 रिपोर्टर्स और 2 एथलीट की भी मौत हुई थी। अफगानिस्तान जर्नलिस्ट सेंटर के मुताबिक राहा न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करने वाले अली रज़ा अहमदी और जहां सियाहत की टीवी चैनल की एंकर नजमा सिद्दीकी भी हमले में मारी गईं। इसके अलावा अफगानिस्तान के नेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी मोहम्मद जन सुल्तानी और वुशु के खिलाड़ी इदरीसी भी हमले का शिकार हुए हैं। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत से ही अफगानिस्तान दुनिया के सुपर पावर्स के लिए खेल का मैदान रहा है। 19वीं सदी में ब्रिटेन था तो 20वीं सदी में रूस और अब 21वीं सदी में अमेरिका। हर बार शुरुआती जीत के बाद आखिर में तीनों सुपर पावर्स को मात खानी पड़ी। इसके बावजूद सुपर पावर्स का ये खेल इतना गहरा है कि 1989 में रूसी फौज की वापसी के बाद पहले मुजाहिदीन और बाद में तालिबानी रूसी AK-47 के साथ T-55 टैंकों पर सवार नजर आते थे और अब यही तालिबानी लड़ाके अमरीकी बख्तरबंद फौजी गाड़ी हमवी पर अमरीका में ही बने M16 राइफल के साथ नजर आ रहे हैं। फोर्ब्स के अंदाजे के मुताबिक अमरीका अफगानिस्तान में 8,84,311 मॉडर्न वेपन्स छोड़ा आया है। इनमें M16 राइफल, M4 कार्बाइन, 82mm मोर्टार लॉन्चर जैसे इन्फेंट्री हथियारों के साथ हमवी जैसी फौजी गाड़ियां, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-29 फाइटर जेट्स, नाइट विजन डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट शामिल हैं। 2003 के बाद से ये फौजी साजो सामान अफगान फौज और पुलिस के लिए खरीदे गए थे। फोर्ब्स ने ये पेंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एजेंसी DLA के डेटाबेस को स्टडी कर इकट्ठा किया है। दरअसल तालिबान के खिलाफ वॉर ऑन टेरर छेड़ने वाले अमेरिका ने 2003 के बाद से अफगान फौज और पुलिस को हथियार और ट्रेनिंग पर $83 अरब यानी 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए। अफगानिस्तान में छूटे फौजी साजो सामान में 5,99,000 से ज़्यादा खालिस हथियार, 76,000 से ज़्यादा फौजी गाड़ियां और 208 फाइटर जेट्स शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनमें से ज़्यादा हथियार अफगान फौज के घुटने टेकने और हुकूमत गिरने के बाद तालिबान के हाथ लग चुके हैं। हथियारों की इतनी तादाद एक मजबूत फौज खड़ी करने के लिए काफ़ी है। खास बात यह है कि जो बाइडन का इंतजामिया अफगानिस्तान के लिए खरीदे गए हथियार और फौजी इक्विपमेंट की ऑडिट रिपोर्ट्स को छुपा रहा है। Forbes.com के मुताबिक इस सिलसिले में 2 अहम रिपोर्ट्स को सरकारी वेबसाइट से गायब कर दिया गया है। अमेरिका में सरकारी खर्च से जुड़े वॉचडॉग OpenTheBooks.com ने ये दोनों रिपोर्ट्स अपनी वेबसाइट पर पोस्ट की हैं। तालिबान ने पिछले ही दिनों अमेरिका के दिए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और A-29 सुपर टुकानो फाइटर जेट्स अपने कब्जे में ले लिए हैं। अफगान वजारत दिफा ने पिछले महीने अमेरिका से पहुंचे
7 नए हेलीकॉप्टरों के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की कीमत 150 से लेकर 270 करोड़ रुपए तक हो सकती है। अमेरिकी फाइटर जेट्स को लेकर एक्सपर्ट्स की दो राय हैं। पहली, तालिबान इन फ्लाइट्स का इस्तेमाल नहीं जानते हैं, लेकिन इसके पार्ट्स को काफ़ी महंगे दामों में बेच सकते हैं। अफगान फौज को दिए गए कुछ फ्लाइट्स का फ्यूल टैंक ही $35,000 यानी करीब 25 लाख रुपए में बेचा जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि तालिबान अफगान फौज के ट्रेन पायलटों को खुद से जोड़कर या पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर इन फ्लाइट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। My job there was as a foreign military sales officer, so I was on the front lines of acquiring the equipment that the Americans provided and turned over to the Afghan army and the Afghan police. I'm going to read to you what is so painful for me and so many other Afghan veterans who served in that capacity and others who served as a part of the train, advise, and assist, equip effort in helping the Afghans. We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor, medical supplies, and unbelievably, unfathomable to me and so many others, is that the Taliban now has biometric devices, which have the fingerprints, eye scans, and the biographical information. हरियाणा के करनाल जिले के गांव रायपुर जाटान के एक किसान की इतवार के रोज मौत हो गई। किसान खाइदीन ने दावा किया है कि लाठीचार्ज में जख्मी होने के बाद रात में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। हफ्ते को सुशील, जो कि रायपुर जाटान का रहने वाला है, वो मुजाहरे में शामिल रहा था और पुलिस की पिटाई का भी शिकार हुआ था। हालांकि किसान खाइदीन ने मरने वाले का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। वहीं मरने वालों के अफराद खानदान ने भी कुछ बोलने से मना कर दिया है। वहाँ के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो रियासती सदर हैं गुरनाम सिंह चडूनी ने बताया कि किसान सुशील हफ्ते के रोज़ बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर उस वक्त मौजूद था जब पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसाई। उसे भी पुलिस की लाठी लगी थी और वो जख्मी हो गया था। इस वजह से ही रात में उसे हार्ट अटैक आने की वजह से सुशील की मौत हो गई। किसान, उन्होंने कहा है कि पूरी किसान उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे और एहसानमंद रहेंगे। गांव रायपुर जाटान के रहने वाले सुशील काजल करीब 50 साल के थे। उनके पास 1.5 एकड़ ज़मीन थी। किसान सुशील पिछले 9 महीनों से इस तहरीक में अपनी हिस्सेदारी दे रहे थे। सुशील के पास एक बेटा और एक बेटी है। दोनों की शादी वो कर चुके हैं और सुशील समेत उनके 4 भाई हैं और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद भी हैं। हरियाणा के करनाल में हफ्ते के रोज़ किसानों पर हुए लाठीचार्ज की मुखालिफत और उसको लेकर एहतजाज तेज़ी पकड़ रहा है। पुलिस वालों ने सड़क जाम करने और पथराव करने के इल्ज़ाम में 130 किसानों पर केसेस दर्ज किए हैं। इसकी मुखालिफत में संयुक्त किसान मोर्चा ने इतवार के रोज़ सड़कें जाम करने की बात कही थी। नूह में महापंचायत भी बुलाई गई थी। हफ्ते के रोज़ करनाल के बस्ताड़ा टोल पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज में कई किसान जख्मी हो गए थे और वहाँ लगे जो डैश था उसे हटा दिया गया। इतवार की सुबह होते ही किसानों ने फिर से कब्जा कर लिया। यहाँ लगातार किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। उधर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर कोई रुकावट नहीं है। 3 ज़राई क़वानीन को लेकर किसानों ने मुखालिफत में सभी टोलों को फ्री करवाया हुआ है। इसी कड़ी में करनाल के बसरताड़ा टोल पर किसानों ने अपना जमावड़ा किया हुआ है। किसान मोर्चा ने एसडीएम आयुष सिन्हा को हटाने की भी मांग की है। दरअसल आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बैरिकेड के आगे कोई किसान जाए तो उसका सिर फोड़ देना। हरियाणा के करनाल में वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर की मुखालिफत करने पहुंचे किसानों पर हुए लाठीचार्ज का असर पंजाब में देखने को मिल रहा है। आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक उस रियासत में किसानों ने रोड जाम करके गुस्से का इजहार किया। 32 किसान तंजीमों के संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका फैसला लिया था और यह भी ऐलान किया था कि बीजेपी हुकूमत की
जो एफिजीज होती हैं उन्हें जलाया जाएगा। इसके चलते अमृतसर, जालंधर और लुधियाना समेत पूरे पंजाब में अलग अलग जगहों पर एहतजाजियों ने 2 बजे तक सड़कें जाम की और गाड़ियों की लंबी लंबी वहां लाइनें लगी रहीं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी को किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा कि हरियाणा के करनाल में हफ्ते के रोज किसानों पर लाठीचार्ज शर्मनाक है और बीजेपी हुकूमत की ये कार्रवाई उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सर झुका हिंदुस्तान का, किसान मुखालिफ बीजेपी। इससे कबल प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान मेहनत करके खेतों में लहलहाती हुई फसल देते हैं, बीजेपी हुकूमत अपना हक मांगने पर उन्हें लाठियों से लहूलुहान करती है। किसानों पर पड़ी एक एक लाठी बीजेपी हुकूमत के ताबूत में कील का काम करेगी। वहीं कांग्रेस के महकमे मौसलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस लाठीचार्ज पर हरियाणा हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि खट्टर साहब आज करनाल में हर हरियाणवी की रूह पर लाठी बरसाई है। ज़मीन की खुदा किसान को लहूलुहान करने वाली गुनाहगार बीजेपी का जबर राक्षसों के जैसा है। बेरहमी और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर एक बार फिर अंग्रेज के जनरल डायर की याद दिला दी। शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे किसानों को जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दर्जनों लहूलुहान हो गए, सड़कों पर खून चल रहा था और सैकड़ों को चोटें आई। एक बार फिर यह साबित हो गया कि अन्नदाता किसान के असली दुश्मन यानी दुष्यंत चौटाला, मन यानी मनोहर लाल खट्टर हैं। भाजपा जजपा सरकार ने पिछले 9 महीने से किसानों के हिस्से में लाठीचार्ज, अश्रु गैस, नश्तर, कीलें, सड़क खोदना, पत्थर और पानी की बौछारों की प्रताड़ना लिख दी है। 25 नवंबर 2020 से आज तक किसान मजदूर के सीने पर मोदी और खट्टर सरकारों ने लगातार वार किया है और खून बहाया है। 25 नवंबर को जब गांधीवादी तरीके से किसान शांति प्रिय तरीके से दिल्ली कूच कर रहे थे, तो एक तरफ अंबाला बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक, दूसरी तरफ सरसा बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक, तीसरी तरफ पलवल बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक और चौथी तरफ राजस्थान बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक लाठियां चलाई गई, नश्तर बिछाए गए, सड़कें खुदवाई गई, लाठियां चलाई गई और किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की गई। और बार बार पिछले 9 महीने में कभी अंबाला में, कभी कालका में, कभी पीपली कुरुक्षेत्र में, कभी करनाल में, कभी पलवल में, कभी सरसा में, कभी जींद और रोहतक। उत्तर प्रदेश के जिले बरेली की एक अदालत ने कोरोना इन्फेक्शन फैलाने के इल्जाम में थाईलैंड के 9 शहरियों समेत 12 तबलीगी जमात के अरकान को शवाहिद की कमी की बुनियाद पर रिहा किए जाने का हुक्म दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल मार्च में दिल्ली के मरकज़ निज़ामुद्दीन में मुनक़िद बड़े जलसे में इंडोनेशिया, थाईलैंड, तमिलनाडु समेत मुतअद्दिद रियासतों से अरकान तबलीगी जमात ने शिरकत की थी। जलसा खत्म होने के बाद ही कोरोना वबा फूट पड़ी थी। इल्ज़ाम है कि जलसे के अरकान ने जलसे में मुतअद्दिद कोविड इन्फेक्टेड अफराद शामिल हुए थे, जिसे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स ने छुपाया था। थाना सदर शाहजहांपुर में तबलीगी जमात के अरकान पर आईपीसी की संगीन दफात के साथ वबाई एक्ट, आफत यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, बैरूनी और पासपोर्ट एक्ट के मुख्तलिफ दफात में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने थाईलैंड के 9 अफराद और तमिलनाडु के 2 अरकान समेत 12 लोगों को शाहजहांपुर की एक मस्जिद से गिरफ्तार किया था। इस केस की समाअत हाईकोर्ट की हिदायत पर बरेली की अदालत में हुई थी। दिफाई वकील मिलन कुमार गुप्ता ने तबलीगी जमात के अरकान को बेकसूर करार देते हुए दलील दी थी। ठोस सबूतों की कमी की बुनियाद पर अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ थाईलैंड के 9, तमिलनाडु के 2 अरकान समेत 12 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए बरी करने का हुक्म दिया। इंदौर के बाद मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में भी हिंदू शरपसंदों की तरफ से
एक मुस्लिम शख्स से ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में कुछ लोग एक मुस्लिम कबाड़ खरीदने वाले शख्स से ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने को कह रहे हैं और जब तक वो ये नारा नहीं लगा देता उसकी जान नहीं बचती। वायरल हो रही वीडियो में जो लोग मुस्लिम शख्स से जय श्री राम का नारा लगाने को कह रहे हैं उन्होंने गले में भगवा रंग का गमछा पहना हुआ है और वो मुतासिरा को धमकियां दे रहे हैं कि हमारे गाँव में आकर कमाई करके जाने नहीं देंगे। ये शर्मनाक वाक़या उज्जैन के महिदपुर तहसील के झाड़ला थाने इलाके में पेश आया। वीडियो में दो नौजवानों को मुस्लिम कबाड़ी का सामान भी फेंकते हुए देखा जा सकता है। शरपसंद उस शख्स को धमकी देकर कहते हैं कि दोबारा इस गांव में कदम नहीं रखना। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मुस्लिम शख्स मजबूरी में जय श्री राम का नारा लगा देता है। इसी के बाद उसे छोड़ा जाता है। वीडियो सामने आने के बाद उज्जैन के एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने एक चैनल से बात करते हुए बताया कि थाना झाड़ा का एक वीडियो सामने आया और शिकायत कुनिंदा ने थाना पहुंचकर तहरीरी शिकायत पेश कर दी है। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसपी सत्येंद्र कुमार ने इस तरह के वाक़यात के बाद लोगों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात पर पुलिस फ़ौरन नोटिस लेगी और फ़िरका वाराना हम आहंगी बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। हमारे गांव में से कमा के कैसे ले जाते? जब मकला का जिसने पिज्जा रहा था मुसलमान वो राम राम बोलने में क्या है? जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। तूने हमारे गांव में किसको पिज्जा तक दी? तूने गांव में कुछ नहीं दी। बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोल दो और जाओ। जय श्री राम, मेरी बात सुन। जय श्री राम, मेरी बात सुनो। हिंदू संगठन बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना नहीं बोले। चलो ठीक है बोल के जय श्री राम। किसकी इजाजत से? तुम अगर हिंदू को नहीं चाहते हो भैया तुम निजाम से तुम झूठे कैसे? अरे नहीं जाते गाड़ी लेने वादी मेला ये डायरेक्ट पिपलिया बराबर मैं बताऊँ ये जंगल में जाएगा वो गुस्सा गांव में कैसे? मुल्क के अक़लियती तबके के साथ खड़ा होने की वकालत करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा है कि जहां उनकी ज़रूरत होगी वो पूरी तरह से अक़लियती शुबे के साथ खड़े नजर आएंगे। इस सिलसिले में जो भी कदम उठाना है आप उठाएं, ये यकीन दहानी उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के कौमी सदर इमरान प्रतापगढ़ी को अक़लियती शोबे की रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान कराई। उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी के इस कदम की सताइश करते हुए कहा कि आपकी जानिब से उठाए जाने वाले इस कदम की मैं पूरी तरह से हिमायत करता हूँ और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं पूरी तरह से अक़लियती शोबे के साथ खड़ा रहूँगा। कांग्रेस के शोबे अक़लियत की जानिब से जारी करदा एक रिलीज़ के मुताबिक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के कौमी सदर इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी से मुलाकात करके अपने शोबे की रिपोर्ट कार्ड पेश की। अक़लियती शोबे की इस रिपोर्ट कार्ड में अक़लियती शोबे की तमाम कारकर्दगियों के अलावा आने वाले चैलेंजेस का भी जिक्र किया गया। इस शोबे की रिपोर्ट कार्ड को राहुल गांधी ने बहुत संजीदगी के साथ पढ़ा और उसके बाद दोनों कायदीन के दरमियान एक तफसीली गुफ्तगू भी हुई। मुल्क में जिस तरह से आए दिन मॉब लिंचिंग के हादसात बढ़ते जा रहे हैं, चंद लोग एक मखसूस तबके के लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस पर मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरह की हरकत करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके। ऐसा मुतालबा इमरान प्रतापगढ़ी ने किया है। हिंदुस्तान की कौंसिल बराए तारीखी तहकीक यानी ICHR की तरफ से आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के सिलसिले में कौंसिल ने जो इश्तिहार जारी किए हैं उन पर आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर मौजूद नहीं होने पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने इश्तिहार से पंडित नेहरू की तस्वीर हटाए जाने पर कहा कि मुल्क के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिलों से किस तरह निकालोगे। राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी से वाबस्ता कई तस्वीर फेसबुक पर शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि मुल्क के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे। कांग्रेस समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने भी महोत्सव के इश्तिहार से पहले वज़ीर आज़म की तस्वीर हटाए जाने पर सख्त एतराज़ किया। कायदीन को इस बात पर भी एतराज़ है कि इश्तिहार पर सावरकर की तस्वीर क्यों लगाई गई जिन्होंने जेल से रिहा होने के लिए अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी।
ख्याल रहे कि इश्तिहार में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, मदन मोहन मालवीय और दामोदर राव सावरकर की तस्वीर मौजूद है, लेकिन पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद की तस्वीर गायब है। इस मामले पर काउंसिल बराए तारीखी तहकीक की जानिब से ताहाल कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने काउंसिल के इस कदम को भी मजाक करार दिया, जबकि लोकसभा में कांग्रेस के नायब कायद गौरव गोगोई ने कहा कि कोई भी मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद करने वाली वेबसाइट से अपने पहले वज़ीर आज़म की तस्वीर हटाने की जसारत नहीं करेगा, लेकिन यहाँ ऐसा किया गया जो निहायत ही शर्मनाक और गैर मुनसिफाना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इतवार का दिन हिंदुस्तान के लिए बेहतरीन साबित हुआ। हिंदुस्तान ने 3 मेडल अपने नाम किए, इसमें 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। भवानीबेन पटेल ने वुमेन्स टेबल टेनिस की क्लास 4 कैटेगरी में सिल्वर जीता। इसके बाद मेंस T47 हाई जंप में निशाद कुमार ने 2.06 मीटर की जंप के साथ एक और सिल्वर हिंदुस्तान के नाम कर दिया। वहीं डिस्क थ्रो में विनोद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमेरिका के रॉड्रिक टाउनसेंड ने 2.15 मीटर की जंप के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। डलास ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं निशाद कुमार ने एशियन रिकॉर्ड बनाया। इस इवेंट में हिंदुस्तान की एक और एथलीट रामपाल 5वें मकाम पर रहे। पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स की T47 कैटेगरी में ऐसे एथलीट हिस्सा लेते हैं जिनका कोई एक हाथ कोहनी से नीचे कटा हुआ होता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि सभी को बिलखुसूस नौजवानों को मिलकर खेलों में मुल्क को बुलंदियों पर ले जाना होगा और यह मुल्क के अजीम खिलाड़ी ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर के तौर पर जाने जाते हैं उनको शानदार खिराजे तहसीन होगा। इतवार के रोज़ ऑल इंडिया रेडियो पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मेजर ध्यानचंद को खिराजे तहसीन पेश करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी की हॉकी ने किया था। उनके इसी ताउन के सबब मुल्क में इस दिन को कौमी खेलों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद के 4 दहाइयों के बाद एक बार फिर मुल्क के बेटों और बेटियों ने दुनिया में हिंदुस्तानी हॉकी का परचम लहराया। इस कामयाबी ने मेजर ध्यानचंद की रूह को खुश किया होगा। करीब 41 साल के बाद भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से जान भर दी और कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। मरकजी वजीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर और मरकजी वजीर निशित प्रमाणित ने इतवार के रोज फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। फिट इंडिया प्रोग्राम के 2 साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये लॉन्चिंग की गई। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर अपनी स्कीपिंग के स्किल्स भी दिखाए। काफ़ी देर तक वो रस्सी से कूदते रहे। इस दौरान स्पोर्ट्स मिनिस्टर की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने तालियां भी बजाई। ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत ही फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च आज की जा रही है। आप चलते फिरते भी कभी ये ध्यान नहीं देते होंगे कि आपने कितनी फिटनेस अपनी की, क्योंकि आप उसको मॉनिटर नहीं करते। इसके माध्यम से आप मॉनिटर कर पाओगे कि आप प्रतिदिन कितने स्टेप्स चले हो, कितनी एक्सरसाइज की है। यहां तक कि पहले तो कहा जाता था कि ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, अब तो ये है ऑन योर मार्क्स फिटनेस टेस्ट गो, क्योंकि आप अपना फिटनेस टेस्ट भी इस पर कर सकते हो, आप बाकियों के साथ इस पर कंपीट भी कर सकते हो। इसमें जो ऐप है उसके माध्यम से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतवार के रोज़ पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसे खरी खरी सुनाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक मुल्क दहशतगर्द का सहारा ले रहा है। वो बोले कि हिंदुस्तान अपनी हिफाजत से समझौता नहीं करेगा और ज़रूरत पड़ी तो हम उनकी ज़मीन पर जाकर टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। राजनाथ सिंह तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के प्रोग्राम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात हमारे लिए चैलेंज है। इन हालात में हमें अपने स्ट्रैटेजीज़ पर फिर से गौर करने के लिए मजबूर किया गया है। हम स्ट्रैटेजी बदलने वाले हैं और क्वाड का इसी स्ट्रैटेजी पर मबनी प्रोग्राम बनेगा। वही सब डिप्टी चीफ ऑफ स्ट्रेटजी और मास्टर जनरल ऑफ सस्टेनेंस के ओवरऑल प्लान में रिफ्लेक्ट होगा।
साथियों, इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण रिफॉर्म की बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। वह है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बारे में भी आपको जानकारी होगी। इसका गठन, जिस पर भी रक्षा मंत्रालय काफी गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। और आप सब अवगत हैं कि युद्ध के दौरान क्विक डिसीजन मेकिंग एक मेजर और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिवीजन और ब्रिगेड की संरचना को बदलकर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप करने से हमें एक तरफ फास्टर डिसीजन मेकिंग मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 5,07,207 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसी दौरान 8,420 लोगों की मौत भी हुई है। इस इजाफे के साथ दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन की मजमूई तादाद 21,69,26,538 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 45,11,378 हो गई है। दुनिया भर में अब भी 1,85,56,636 अफराद का इलाज चल रहा है। अमेरिका के 34 रियासतों में बच्चों के बीच तेजी से कोरोना इन्फेक्शन फैल रहा है। अस्पतालों में पहली बार संगीन तौर से बीमार बच्चों की भीड़ लग रही है। इन बच्चों की उम्र 2 महीने से लेकर 12 साल के बीच है। हालांकि कई अस्पतालों के लिए इलाज करना मुश्किल हो रहा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ छोटे बच्चों को हो रही है। एक तो वबा की वजह से वो अपने माँ बाप से दूर हैं और बीमारी की वजह से उनका सांस लेना भी दुश्वार है। जो बच्चों की हालत काफ़ी तशवीशनाक है, उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। कई बच्चे वेंटिलेटर पर हैं। आलम यह है कि उनकी देखरेख में लगे डॉक्टरों और नर्सों को हफ्तों छुट्टियां भी नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में अस्पताल उन्हें 2 गुना पैसे देने के लिए मजबूर है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड द चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका में पिछले 7 दिनों में 1,80,000 बच्चे मुतासिर मिले हैं। मुल्क में 1 लाख बच्चों में से 6,100 बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे उन रियासतों में मिल रहे हैं जहां वैक्सीन नहीं लग पा रही है। अमेरिका में जुमे के रोज़ कोविड ओरिजिन की जांच से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट में अमेरिका ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने कोविड-19 वबा की शुरुआत से जुड़ी अहम जानकारी को छुपाया है। रिपोर्ट आने के बाद चीन ने अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी पर जांच में सियासी हेरफेर का इल्ज़ाम लगाया। चीनी एम्बेसी ने कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिका जांच पर सियासत कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जुमे के रोज़ उस जांच रिपोर्ट के आने के बाद कहा था कि कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद आज तक चीन की हुकूमत ने इससे जुड़ी अहम जानकारियों को रोक रखा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इस मुद्दे पर जाँच जारी रखेगा ताकि चीन पर कोविड-19 के ओरिजिन की जाँच में सपोर्ट करने के लिए दबाव डाला जा सके। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। हफ्ते के रोज़ यानी पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगातार चौथे दिन कोरोना केसेस 40,000 के पार गए हैं। बीते 24 घंटों में 45,064 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 457 लोगों की मौत हुई है और 35,811 लोगों ने इस बीमारी को मात दी है। एक्टिव मामलों में 6 दिनों में 13,217 की बढ़ोतरी हुई है। 23 अगस्त को 3,13,000 लोग कोरोना का इलाज करा रहे थे। 28 अगस्त को ये तादाद बढ़कर 3,62,000 हो गई। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी केरल की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल की हुकूमत ने इतवार के रोज़ से लॉकडाउन लगा दिया है। हफ्ते के रोज़ वहां 31,265 केसेस मिले थे और 153 लोगों की मौत हो गई थी। केरल में मुल्क में सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते तक वहां रोज़ाना 20,000 तक मामले सामने आ रहे थे। इस हफ्ते मामलों की तादाद 30,000 को पार कर गई है। कुवैत में वजारत औकाफ ने ब्लॉक ए के इलाके अल रिहाब में अब्दुल्ला बिन जाफर मस्जिद के मौज़न को मुअत्तल करके उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। मौज़न पर इल्ज़ाम है कि उसने शॉर्ट्स में यानी घुटनों तक की पैंट पहनकर नमाज के लिए अजान दी, जिस पर उसे कानूनी कार्रवाई का सामना है। औकाफ काउंसिल की तरफ से शाये करदा एक बयान में कहा गया है कि मस्जिद अब्दुल्ला बिन जाफर के मौज़न को नामुनासिब लिबास में अज़ा देने पर मुअत्तल किया गया है। इस अज़ान की एक मुख्तसर वीडियो सोशल मीडिया पर भी नशर की गई, जिसमें मौज़न को शॉर्ट्स पहनकर नमाज के लिए अज़ान देते हुए दिखाया गया। मस्जिद के इलाके में रहने वाले मुतअद्दिद ट्विटर सारिफिन ने इस वाक़े की तस्दीक की है। एक सारिफ ने कहा कि मौज़न मस्जिद की सफाई और स्टोर रूम में सामान तरतीब दे रहा था, जिसके लिए उसने मुख्तसर लिबास पहन रखा था। फिर इसने उसी हालत में अज़ान भी दे डाली।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।